कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखते हैं अब क्या करना है हमें। मान लेते हैं कि एक ही ईएमएफ के, सेम ईएमएफ के कई सारे सेल्स हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बैटरी है, ईएमएफ है, एक सेल है, इसको लगाया मैंने, इसका जो ईएमएफ है वो ई है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। उसी तरीके दूसरा सेल लगाया है, इसका भी ई है, और तीसरा भी लगा दिया सीरीज़ में, इसका भी ई है, डॉट 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 डॉट, ऐसे कई सारे सेल्स लगे हुए हैं सीरीज़ में, एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। सभी का ईएमएफ क्या है, सेम है, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम मानना चाहो सेम ही मान लो, क्योंकि ईएमएफ सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम मान लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अब मान लेते हैं इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है। क्योंकि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, क्योंकि अभी केस बनेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है कि कम है, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की आर की वैल्यू ज़्यादा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। तो उसमें कंडीशंस बनेंगी कि आपको, जैसे आपको 10 बैटरी दे दी गई या 10 सेल दे दिए गए जिनका ईएमएफ सेम है। अब तुमसे कहा जाए भैया मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए इससे, अब मैक्सिमम करंट चाहिए, अब तुम्हें ये नहीं पता उसको ऐसा, और उसमें एक और कंडीशन दे दी जाए कि कहा जाए तुमसे कि भैया जो बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा रहेगा, तुम्हें ये भी पता हो अगर बात, तो तुम्हें कैसे लगाओगे, सीरीज़ में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे इन सेल्स को। तो उसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ रहा है कि जिससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट करंट मिल सके, जब सीरीज़ में कॉम्बिनेशन हो और जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो। तो वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि कब क्या करें कि मैक्सिमम करंट हो। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें ज़्यादा दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तब कैसे लगाएं हम, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस है, तब कैसे लगाएं इन सेल्स को, ठीक है। तो अभी हम सीरीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जो करंट फ्लो करेगा, सब सेल सीरीज़ में हैं, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा बताइए। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर ए बाई आर प्लस आर। ये सबसे पहले नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा बताइए, बताओ सर नेट। वी प्लस आई। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अभी यार सबका सम कर दे। सबका सम करो तो एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, तो सब सेल कितना हो जाएंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 एन नंबर, तो एन ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। सर स्मॉल एन, जैसे तुम्हें 10 सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10 सेल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 10 ही हो जाएगा, 5 लगे होंगे तो 5 ही हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, समझ रहे हो ना। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, जितने सेल्स लगे हुए हैं और सभी का ईएमएफ तो सेम है, ठीक है। अच्छा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मुझे बताओ, एन पर हो जाएगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, एनआर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अभी लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस नेट आया है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा। सर एन आर प्लस आर। वेरी गुड यार, एन आर प्लस कैपिटल आर, बिकॉज इन सबका जो सम होगा वो इसके सीरीज में होगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, करंट आई ही तो फ्लो हो रहा है, आई इस पे भी जाएगा, आई इस पे भी जाएगा, आई इस पे सब पे आई जा रहा है, यानी कि सभी क्या है सीरीज में। तो एन आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस का हो गया, प्लस कैपिटल आर तो यानी कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट सिंपल, बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से देखो। करंट का सर एन फॉर्मूला ई अपॉन टोटल ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस होता है करंट का फॉर्मूला, तो एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये तो फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला फॉर द करंट, या फिर आउटगोइंग करंट, या फिर करंट इन द सर्किट वेयर द एन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग सेम ईएमएफ, ठीक है। अब पहला केस है, केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो तो क्या क्या हमारे लिए सही रहेगा टू अचीव मैक्सिमम करंट, या फिर मैक्सिमम करंट पाने के लिए कंडीशन के हिसाब से क्या चीज़ें रहेंगी। अगर सपोज ऐसा हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले, कैपिटल आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, ये जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर से, स्मॉल एन आर से, क्या होगा केस। तो इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं हम, एन आर भाई कोई चीज़ बहुत छोटी है और कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो छोटी वाली को निगलेक्ट करा जा सकता है कि नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू आई इजकल टू एन ई अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। मतलब क्या हुआ, करंट एन बढ़ गया, जो करंट है वो कितने टाइम्स बढ़ गया, एन टाइम्स बढ़ गया करंट को। तो समझ में आ रही ना बात, करंट हमने एन टाइम्स बढ़ा दिया, करंट जो है एन टाइम्स बढ़ जाएगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस की, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा होगा, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन आर हो जाएगा। यानी कि जो नेट करंट होगा, करंट बिकम्स एन टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू सिंगल सेल,
जो सिंगल सेल से करंट अगर निकलता, सिंगल सेल से करंट निकलता, उसका n टाइम्स करंट हमें मिलेगा जब ये कंडीशन होगी। तो बताओ मुझे, अब तुम्हें मैं केस दे रहा हूँ कि अगर तुमसे कहा जाए भैया 10 बैटरी हैं, 5 बैटरी हैं या 5 सेल्स हैं जिनका बराबर ईएमएफ है, और एक साथ मैंने उसमें ये नहीं बताया तुम्हें सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में लगाना है। तुमसे मैंने बोला तो हमारे 5 सेल्स हैं जिनका ईएमएफ सेम है और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। तो तुमसे कहा जाए भैया बताओ कैसे कनेक्ट करें, तुम जैसे साइट पे इंजीनियर हो या कुछ भी घर में पढ़े लिखे बंदे हो, तो तुमसे कहा जाए भैया बताओ हम इसको सीरीज में करें कि पैरेलल में कनेक्ट करें कि हमें मैक्सिमम करंट मिल जाए, तो कैसे क्या कहोगे तुम बताइए? सीरीज में लगवाओगे कि पैरेलल में लगवाओगे? सीरीज में। सीरीज में लगवाओगे यार, क्योंकि तुम्हारा हमारा एम क्या होता है, मैक्सिमम करंट अचीव करना। ऐसा थोड़ी ना तुम्हें 10 बैटरी तुम्हें दे दी जाए तब भी तो करंट एक ही बैटरी बराबर निकाल पा रहे हो, तो फायदा थोड़ी ना 10 बैटरी खरीदने का। तुमने 10 बैटरी खरीदी है और 10 के बराबर करंट चाहिए तुम्हें, तो n टाइम्स बढ़ रहा है ना, करंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। एक सेल से n टाइम्स बढ़ रहा है, यानी सभी बैटरीज का आप, सभी सेल्स का आप अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं। तभी सेकंड केस देखते हैं फटाफट। सेकंड केस क्या है, इसका ठीक उल्टा, यानी कि एनआर की वैल्यू बहुत बड़ी हो कैपिटल आर से, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अब क्या चीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कैपिटल आर को? भाई कैपिटल आर बहुत छोटा हो गया तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन एन स्मॉल आर, एन से एन कैंसिल आउट तो ई अपॉन आर। तो मुझे बताओ ई अपॉन आर क्या है, ये एक सिंगल सेल का, ये सिंगल सेल, भाई सिंगल सेल की वजह से करंट क्या होगा, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर तो बहुत छोटा है तो ई अपॉन स्मॉल आर क्या होगा, एक सेल की वजह से करंट। यहाँ पे ई अपॉन कैपिटल आर क्या था, एक सेल की वजह से करंट, बिकॉज स्मॉल आर बहुत छोटा था। तो जहाँ पे जो चीज़ छोटी है उसको नेगलेक्ट कर दो। अब बताओ बैटरी 10 यूज़ कर रहे हो या फिर जितनी भी n नंबर ऑफ बैटरी यूज़ कर रहे हो, करंट कितना मिल रहा है तुम्हें, एक ही सेल के बराबर मिल रहा है। तो बताओ कभी सीरीज़ में लगाना चाहोगे, बताइए? तुमने सीरीज़ में लगाया, फॉर्मूला मिला, ये कंडीशन लगाई, करंट कितना मिल रहा है, ई अपॉन आर, तो क्या मैंने सीरीज़ में लगा के सही किया इस कंडीशन के लिए? नहीं ना, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करंट मिल ही नहीं पा रहा है। मैक्सिमम करंट किस लिए मिल रहा है, कब मिल रहा है, इस वाली कंडीशन के लिए। यानी इस वाली कंडीशन के लिए अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये वाली कंडीशन के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इस वाली कॉम्बिनेशन से मुझे एक ही सेल के बराबर करंट मिल रहा है, तो 10 बैटरी खरीदने का फ़ायदा क्या हुआ जब एक ही सेल के बराबर करंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब कभी भी याली कंडीशन होगी आप कैसे लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। जब कभी याली कंडीशन होगी तो मैक्सिमम करंट चाहिए होगा तो पैरेलल में लगाएंगे, वो चीज़ हम वेरीफाई बाद में करेंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, करंट गिवन बाई सिंगल सेल बना के लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखेगा when external resistance is much higher than internal resistance, total internal resistance, the cells should be connected in series to get maximum current, पहला ईएमएफ है या पहला सेल है, इसका ईएमएफ कितना है, ई। ये दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ, ये दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ये तीसरा सेल है जिसका ईएमएफ क्या है, ई है। ऐसे कई सारे सेल्स हैं, ठीक है, रो में लगे हुए हैं, रो में लगे मतलब कि पैरेलल लगे हुए हैं, एम नंबर ऑफ सेल्स जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया है। इतना समझ में आया कि नहीं, कि कई सारी बैटरीज हैं, यहाँ में मैंने 3 ही दिखाई, कई सारी हो सकती हैं, इसको डॉटेड दिखा सकते हो, डॉटेड दिखा सकते हो, कई सारी हैं कनेक्टेड। ये एम नंबर्स ऑफ बैटरीज कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर पैरेलल तरीके से, पैरेलल में कई सारी बैटरीज जो है कनेक्टेड, एम नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है। रुको कोई, सभी बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ आर आ रहा है, स्मॉल आर क्या है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मुझे ये बताओ नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, बताइए? पैरेलल में होंगी बैटरीज तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? पैरेलल में पोटेंशियल सेम ही रहता है तो नेट ईएमएफ कितना रहेगा, ई ही रहेगा, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना, ये तो पता है ना। अच्छा, पैरेलल में देखो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया हुआ है बिकॉज हॉच पॉच ना हो जाए। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए क्या होगी, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में सब कनेक्टेड है, बताइए? हमें नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, कैसे पता करोगे, पैरेलल में कंबाइंड है सब। तो पैरेलल में क्या होता है नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सपोज आर डैश क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, अभी आर नेट लिखना चाहो आर नेट लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है ना, प्लस डॉट प्लस मतलब एम टाइम्स जो मतलब कि
ये एम टर्म तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एम टर्म तक। कई सारे कनेक्टेड है ना पैरेलल में, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/r प्लस 1/r, ये एम टाइम्स, हम यहाँ पे एम टाइम्स कर लेते हैं, एम टाइम्स कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो बताइए ऊपर न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, बताओ जाएगी भाई। ऊपर 1 + 1 + 1 एम टाइम्स करो तो ऊपर एम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और नीचे तो आर कॉमन है, तो इतना समझे आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है अभी, आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन एम। ठीक है, ये तो लेकिन इतना ही पोर्शन सॉल्व हुआ है, जो जितने जितने ईएमएफ जो है पैरेलल कनेक्टेड हुए थे, ये तो अभी इतना ही सॉल्यूशन हुआ है। उसका हमारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये है। हमें टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का पता करना, कितना हो जाएगा टोटल सर रेजिस्टेंस, RM प्लस AR। वेरी गुड। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, नेट रेजिस्टेंस हो गया। का वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट, इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो करंट आई फ्लो, सर I अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं। नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई, और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर अपॉन एम, या फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम। इतनी बात समझ में, यहाँ तक पहले नेट ईएमएफ का, जैसे तुम्हें दिक्कत हो रही है नेट ईएमएफ निकालने में, तो कल एक हमने फॉर्मूला करवाया था, उससे भी पता कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या था, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस ई अपॉन आर टू, इस तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन इतना झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात होती है, अगर याद रखना, जितने भी अगर सेम ईएमएफ की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड हो तो नेट ईएमएफ क्या आएगा, ई ही आएगा। करके देख लेना, मैं दूसरे तरीके से भी करके बता दूंगा, न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो एक दूसरा तरीका होता है, वो भी उस तरीके से बता दूंगा मैं। अब केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, सपोज कर लेते हैं हम कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, यानी कि आर अपॉन एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर को निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर अपॉन एम, दैट इज एम ई अपॉन आर। कहने का मतलब क्या है, करंट देखो है, ई अपॉन आर क्या है यहाँ पे, कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर क्या है, एक सेल की वजह से करंट है, ई अपॉन आर क्या है, एक सेल की वजह से नेट करंट है, वो एक सेल से इतना ही करंट तो निकल रहा होगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये देखिए ई अपॉन आर क्या है, वन सेल की, एक सेल की वजह से करंट जो निकल रहा होगा, यानी कि इसकी वजह से जो करंट निकल रहा होगा प्लस इसकी वजह से करंट निकल रहा होगा। हाँ हाँ, तो इस फॉर्मूले से क्या दिखने को मिल रहा है कि करंट एम टाइम्स बढ़ जा रहा है। देखो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि नेट करंट जो है, अगर ये कंडीशन होती है तो जो नेट करंट होगा वो एम टाइम्स, जितनी बैटरी लगा रखी होंगी पैरेलल में उतने गुना बढ़ जाएगा। समझ गए। केस 2 देखते हैं। केस 2 इसका ठीक उल्टा हो, कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कैपिटल आर काफ़ी बड़ा हो, तो आर अपॉन एम को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर। इसका मतलब क्या है, करंट हम पैरेलल में भी लगा रहे हैं, वो करंट हमें किसके बराबर मिल रहा है, एक सेल के बराबर ही मिल रहा है, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं है लगाने का। कहने का मतलब है, कल जो केस आया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल आर अगर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तब उनको कैसे लगाना चाहिए, सीरीज़ में लगाना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था सीरीज़ में लगाने पे मैक्सिमम करंट एन टाइम्स बढ़ जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा हो तो कैसे लगाना चाहिए बैटरी, उसको पैरेलल में लगाना चाहिए। इसमें लिखिए व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन, when external resistance is much smaller than the net internal, then the net internal resistance, the cells should be connected, the cells should be connected in parallel, the cells should be connected in parallel to get maximum current. मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग के केस में मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो मिक्स ग्रुपिंग करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। सपोज बराबर बराबर ईएमएफ वाली जो सेल्स हैं उसको मैं सीरीज़ में लगा देता हूँ, ठीक है। एन नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो सीरीज़ में लगी हैं, और उतने ही सेल्स क्या हैं पैरेलल में भी लगे हैं। समझ रहे हो कैसे, देखो ये पहला सेल हो गया, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है, उसके साथ दूसरा ईएमएफ, दूसरा बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, तीसरी बैटरी लगा दी, चौथी बैटरी लगा दी, ऐसे एन नंबर ऑफ बैटरी लगा दी हमने
सीरीज में, ठीक है। ये पहली ईएमएफ, इसका ईएमएफ कितना ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है। ये कैसी कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो बड़ा वाला क्या बोला था, प्लस, छोटा वाला नेगेटिव, समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा जब कॉम्बिनेशन होता है क्या बोला जाता है उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या है, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे क्या है, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, एन नंबर ऑफ सेल्स जिनका ईएमएफ क्या है, सेम है। अच्छा, यही कॉम्बिनेशन मैं रिपीट करूंगा, ये जितनी ये जैसी कॉम्बिनेशन है इसी को मैं रिपीट करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, पैरेलल में लगा दूंगा। कैसे, देखो, देखो यही पूरी कॉम्बिनेशन में रिपीट कर दी कि नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन पूरी कैसी है, पैरेलल में है। ऐसे ही एम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन करनी है, जैसा अभी किया है ना हमने पैरेलल में। तो कैसी करनी है हमने, ऐसे, ऐसे एम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन करनी है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना है, यहाँ पे लिख देना है एम नंबर्स, यानी कि वर्टिकल में कितने हैं, एम नंबर्स हैं। यही पूरी रिपीट हो रही बार बार, एम नंबर ऑफ टाइम्स। और सीरीज में कैसी हो रही है, एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपिटल आर। इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये फिर से सुनो, हमने एन नंबर ऑफ बैटरीज या फिर सॉरी एन नंबर ऑफ सेल्स हमने सीरीज में लगाए हैं। सभी का ईएमएफ कितना है, ई ई ई कैपिटल ई है, ठीक है। और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। इसी जो हमने इस लाइन सीरीज वाली कॉम्बिनेशन जो हमने मिली है उसी को मैंने रिपीट कर दिया है पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज में भी लगे हुए हैं सेल्स और कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में भी लगे हुए हैं। क्लियर है। अब इन सभी की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई फ्लो हो रहा है इस कैपिटल आर पे जो जा रहा होगा, इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे इस कॉम्बिनेशन में, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने रहे होंगे, सर एम इंटू एन। एम इंटू एन, वेरी गुड। देखो एन नंबर ऐसे लगे हुए हैं और वही रिपीट हो रहे हैं नीचे की तरफ, समझ रहे हो। ऐसा समझो, यहाँ पे 10 आदमी खड़े हैं, यहाँ पे या फिर 10 बॉल्स हैं या 3 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स हैं, और यही 4 बॉल नीचे 3 बार रिपीट कर दूँ मैं, तो ये तो 4 हैं और नीचे कितनी है, 3। टोटल कितनी बॉल्स होंगी, 4 गुणे 3 यानी 12 हो जाएंगे। वही तो यहाँ कहानी हुई है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ सेल्स हैं और नीचे कितने गए हैं, एम नंबर, यही कॉम्बिनेशन रिपीट हुई बार बार। तो टोटल कितने हो जाएंगे सेल्स, एम इंटू एन हो जाएंगे। हालांकि इसका यूज़ नहीं है कुछ, ठीक है, इसका डेरिवेशन में कोई यूज़ नहीं होगा, बस ऐसा समझने के लिए। इतना समझ में आया। तो अच्छा, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बताइए, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा। सर एन ई। वेरी गुड, एन ही हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा एन ही। ऊपर वाली कॉम्बिनेशन कितनी है, ई ई कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, एन टाइम रिपीट हो रहे हैं। ई ई कैसे कनेक्टेड है, एन टाइम्स कनेक्टेड है। तो ऊपर वाले लाइन का कितना टोटल ईएमएफ हो गया, एन ही। नीचे भी एन ही, इसके नीचे भी एन ही। तो पैरेलल में सेल्स कैसे लगे हुए, सभी का एन ही है। और पैरेलल में क्या होता है, इस वाली लाइन का भी एन ही टोटल ईएमएफ है, इस वाले का एन ही है, इस वाले का भी एन ही है। तो पैरेलल में तो सब सेम रहता है ना। तो टोटल ईएमएफ कितना रहेगा, एन नंबर्स मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई, रहेगा कि नहीं रहेगा। हो गया। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका आर, इसका स्मॉल आर, इसका, तो दिमाग लगाइए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर एन बाई एम। देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इस वाली लाइन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, है एन आर। भैया ये आर है, स्मॉल आर, ये स्मॉल, सब सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है कि नहीं। तो इस वाली लाइन का इसको मैं थोड़ा दूसरा सर्किट बना के बता रहा हूँ, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो। इस तरीके से देखो, इस पूरी को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल सेल से, जो कि क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सेल होगा, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी ऐसे, इसका ये मान लेते हैं ई इक्विवेलेंट है, ई इक्विवेलेंट, जो भी इस लाइन का इक्विवेलेंट ईएमएफ था, जो कि किसके बराबर था, एन ई के बराबर था। उस तरीके से ये भी इक्विवेलेंट होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन ई होगा इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का, इसका भी एन ई होगा, इसका भी सॉरी एन आर होगा, एन स्मॉल आर। इस वाली लाइन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल एन आर, क्योंकि एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं ना सीरीज में। यहाँ पे भी एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं। तो ऊपर वाले का सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाते हैं ना रेजिस्टेंस, आर प्लस आर एन टाइम्स कर लो, एन आर हो जाएगा कि नहीं, वो मैंने रिप्लेस कर दिया। इस वाली लाइन का भी एन आर हो जाएगा, इस वाली लाइन का भी एन आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कितने एन आर लगे हुए हैं नीचे, एम टाइम्स लगे हुए हैं कि नहीं बताइए। अरे
इतना समझ में आया कि नहीं? इस वाली लाइन का स्मॉल एन आर, इस वाली की लाइन का स्मॉल एन आर, ऐसे m नंबर ऑफ लाइन्स नीचे गई हैं जिनका एन आर। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज r डैश है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर वाली का यानी एन आर प्लस 1/n r प्लस 1/n r प्लस डैश 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 m टाइम्स करना है। ये कितने टाइम्स करना है? ये m टाइम्स। अभी पिछले वाला केस में पढ़ चुके हो यार, वहाँ पे n नहीं लगा हुआ था, स्मॉल r लगा हुआ था। यहाँ पे क्या है? एन आर हो गया है, ठीक है, क्योंकि सीरीज भी चल रही है, पैरेलल भी साथ साथ चल रहा है। तो बताओ क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? ऊपर वाला तो m हो जाएगा और नीचे वाला nr हो जाएगा, तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? nr/m हो जाएगी। इतने पूरे ये जो इतना पोर्शन है उसका जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो nr/m आया है। वे m इज द कॉलम, मतलब पैरेलल जो कॉलम है, तो स्मॉल n क्या है? सीरीज में जितने नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? टोटल रेजिस्टेंस बताइए। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी nr/m प्लस r। क्लियर है भाई? इतना था, कुछ भी नहीं था, बेसिक चीज़ें हैं, एक बार देखो जाके घर पे, सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट EMF कितना हो जाएगा? NE। देखो नेट EMF कितना है? NE। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये आया n स्मॉल r अपॉन m प्लस कैपिटल R। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? NE अपॉन m, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तुम्हें दिख ना रहा हो मनीष तो इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा NR प्लस MR, और ये m ऊपर चला जाएगा, तो MN E ऊपर हो जाएगा। इतना समझ में? अब देखिए हमारा एम क्या है कि मैक्सिमम करंट को ऑब्टेन करना। हम अभी तक हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं? इससे पहले भी हमने मैक्सिमम करंट की कंडीशन देखी थी, यहाँ पे भी मैक्सिमम करंट देखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम ये इक्वेशन कब होगी? आई की जो वैल्यू आई है MNE अपॉन NR प्लस MR। ये बताओ करंट मैक्सिमम क्या कब होगा? इस इक्वेशन को देख के बताओ। जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा। जीरो हो नहीं सकता है डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है? n किसी हालत में जीरो नहीं होगा, स्मॉल r भी जीरो होगा नहीं, कैपिटल M भी जीरो होगा नहीं, कैपिटल R भी जीरो होगा नहीं। तो स्मॉल ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है कभी ज़िंदगी में जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो तो रख ही नहीं सकते आप, लेकिन अगर मिनिमम रख दूँगा, मिनिमम होगा तभी तो कंडीशन होगी मैक्सिमम के लिए, करंट की मैक्सिमम के लिए। यानी कि फॉर मैक्सिमम करंट ये NR प्लस MR शुड बी मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बताइए आप लोगों को समझ में आई बात कि नहीं है? फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर दैट इज NR प्लस MR शुड बी मैक्सिमम, सॉरी शुड बी मिनिमम। हाँ मिनिमम कर देना। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मिनिमम के लिए क्या कर सकते हो? देखो मिनिमम के लिए एक जुगाड़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं जुगाड़। ये NR को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये NR जो है NR इसको अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसे हम नहीं बता सकते ना क्या मिनिमम वैल्यू होगी, इसके लिए हमें करना पड़ेगा ये चीज़। और इसके लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? MR का अंडर रूट का होल स्क्वायर। मैं अब करना क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली इसको स्क्वायर का जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं हम। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों? अच्छा इसमें अब क्या करते हैं हम, अगर 2 अंडर रूट NR और अंडर रूट MR इसमें माइनस कर दें और प्लस भी यही कर दें, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? अरे यार हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसमें माइनस ये कर दिया, उतना ही प्लस कर दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ा? ये हम क्यों कर रहे हैं? ये कंडीशन बनाने के लिए। ऐसे मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हम। ये चीज़ समझ में आई? ठीक। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया कि नहीं? अब कहोगे सर प्लस वाला क्यों नहीं लिया इधर? ये भी दिमाग में आ सकती है बात, वो भी पता चल जाएगा क्यों नहीं लिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? NR प्लस रूट MR माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 NR MR ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इस वाले को हम ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? मैथ्स बेसिक मैथ्स यूज़ हुई है 10th क्लास, 10 से भी नीचे वाली मैथ, बताइए। अच्छा क्या ये चीज़ जीरो हो सकती है? मुझे अब देखो हमें इसको मिनिमम चाहिए था, ये मिनिमम, उसी तरीके से ये भी मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या हो सकता है? जीरो पे सबसे पहले दिमाग जाता है, मिनिमम के लिए सबसे पहले दिमाग क्या जाता है? जीरो पे। क्या ये चीज़ जीरो हो सकती है? ये प्लस के बाद वाली चीज़ जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती है। वही अंडर रूट किसी चीज़ का माइनस में आ नहीं सकता, किसी का अंडर रूट माइनस में आ सकता है? नहीं। तो ये चीज़ तो ज़िंदगी में जीरो नहीं हो सकती। हाँ ये चीज़ जीरो हो सकती है, ये चीज़ जीरो हम कर सकते हैं। क्यों? अगर हम जीरो को इक्वेट करते हैं तो देखो क्या होता है, इस वाली चीज़ को जीरो को इक्वेट कर दें तो ये तो भाई जो है वही रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ हम यहाँ से कंडीशन निकाल सकते हैं।
तो इसको हम 0 पे इक्वेट कर दो, तो एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। मैक्स मिनिमम की कंडीशन के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से बताइए, अंडर रूट करोगे तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर कैपिटल आर बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे प्लस वाला मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई प्लस को इधर करके हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना सकते थे, रूट एम आर प्लस। तो क्या होता, यहाँ पे प्लस होता, उधर जाता तो ये माइनस में हो जाता, तो ये चीज़ मतलब माइनस हो ही नहीं सकती ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये माइनस वाला क्यों लिया हमने, बिकॉज अगर हम यहाँ पे प्लस वाला रखते हैं, यानी कि इस वाले को उठा के हम इधर रखते हैं और इस वाले को इधर ले आते हैं, तो क्या होता, यहाँ पे फॉर्मूला बनता प्लस आ जाता है यहाँ पे होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे पुट करते वैल्यू तो दिक्कत आती, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि यहाँ पे इक्वेट करते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता, तो माइनस हो ही नहीं सकता, ये क्वांटिटी इसके माइनस में हो ही नहीं सकती, ठीक है। माइनस कहाँ से आ जाएगा चीज़, रेजिस्टेंस कहीं माइनस में होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एन आर इक्वल टू रूट एम आर हो जाएगा कि नहीं। दोनों अंडर रूट हटा दो तो क्या हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर अपॉन एन। ये कंडीशन हो गई आपकी। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये दिमाग लगाओ क्या है ये आपका आया था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया था, समझ में आ गई बात। तो यही कंडीशन है मैक्सिमम करंट की। क्या कंडीशन है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया, मस्ट बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। In mixed grouping of cells, the current through the external resistance will be maximum. The current through the external resistance will be maximum if the external resistance is equal to the total internal resistance. तो देखिए क्या बोला गया है कि दो आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम, हर चीज़ सेम है उनकी। तो वो पैरेलल में लगाए गए हैं और joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistance 17 और वो जो सेल्स हैं जिनका EMF 1.5 वोल्ट है वो तो खुद भी पैरेलल में लगे हुए हैं, और उनकी कॉम्बिनेशन किसके पैरेलल में लगी हुई है, कनेक्शन किससे हुआ है, दो रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, जो कि पैरेलल लगे हुए हैं, आपस में भी पैरेलल लगे हुए हैं। तो यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, जो सर्किट डायग्राम है कुछ ऐसा। दो सेल्स हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का, ये दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है। ये ईएमएफ इसका ई है और आर है इसका वो, ठीक है। ईएमएफ कितना दे रखा है, 1.5। दोनों का आइडेंटिकल है तो सब चीज़ें सेम ही होंगी, और इसको कंबाइन कर दिया गया है 17 ओम के दो रेजिस्टेंसेस से, जो कि आपस में खुद पैरेलल लगे हुए हैं। कुछ ऐसे सर्किट डायग्राम बनेगा इस पर्टिकुलर, समझ में आया कि नहीं। जो क्वेश्चन में बोला गया उसी के बेसिस पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब इससे करंट निकलेगा, करंट आई जाएगा, ऐसे फ्लो होता हुआ वापस करंट, ये करंट आई सर्कुलेट होगा इसकी वजह से। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो, कल हमने पैरेलल में जब बैटरी, कल या परसों, कल ही बताया था मैंने कि जब पैरेलल में बैटरी लगी होती हैं, ठीक, हालांकि तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि सेम अगर लगी हुई है तो ईएमएफ भी, नेट ईएमएफ भी आता है, सेम ही आता है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया हुआ था। क्या पढ़ाया था भाई, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। वो किसके बराबर होता था, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन, अगर तीन बैटरी लगी हुई हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। इसमें तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ है बैटरीज का। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे 1.7 होता या 1.5, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने कल डिराइव करवाया था पूरा, याद है तुम लोगों को, कल फॉर्मूला डिराइव करवाया था, बताइए। R2 प्लस E2 अपॉन R2 तक ही लिखवाया था, क्योंकि दो ही सेल्स कनेक्टेड थे। लेकिन कई सारे अगर सेल्स कनेक्टेड हों जिनका सबका अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो और ईएमएफ भी हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो लिख लो तुम लोग, कहीं तुम लोग लिख लो पहले। अब देखो क्या है, हमें मेन हमारा फंडा क्या है कि दो जो पैरेलल में लगे हुए इनको कंबाइन करके सिंगल लाइन बना दें, यानी कि इनको सॉल्व कर लें पहले। ये जो दो ईएमएफ लगे हुए हैं या फिर दो बैटरीज लगी हुई हैं, हम इसका ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा। तो रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, क्या करते हैं हम, रीड्रॉ करते हैं, या फिर रीड्रॉ बाद में करते हैं, पहले ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो हमारा रीड्रॉ आसानी से हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, E1 की वैल्यू क्या है 1.5,
हमें पता है देखो ई इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 1.5 ही आएगा, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन किया कि जब सेम बैटरी लगी होती है सेम ईएमएफ की तो नेट ईएमएफ भी क्या आता है, वही आता है। देखना अभी अपने आप आ जाएगा, इस फॉर्मूले से अपने आप आ जाएगा। देखना E1 की वैल्यू क्या है 1.5 है, R1 की वैल्यू क्या है R, E2 की वैल्यू क्या है 1.5, R2 की वैल्यू क्या है R ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, दो ही का खेल है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1.5 अपॉन आर। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो दो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। अरे यार ये दो इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ। हाँ वेरी गुड। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जाएगा दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम। यार देखो यार 1/R1 प्लस 1/R2, ये 1/R के बराबर होगा, आर नेट के बराबर या आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा अपॉन R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हुई। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा ना। तो आर पैरेलल है यार, पैरेलल में है, यही चीज़ सीरीज़ में होती तो सिंपल से ऐड कर देते, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये 2R हो जाएगा। तो ये R कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखो 1.5 आ गया कि नहीं अपने आप। यानी कि इस कॉम्बिनेशन का, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का, इस पैरेलल की कॉम्बिनेशन का जो नेट ईएमएफ है वो कितना है 1.5 वोल्ट ईएमएफ है। अच्छा ये मैंने करके क्यों बताया तुम लोगों को, क्योंकि हमेशा तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि 1.5 हो, यहाँ पे 1.5 दे रखा हो, और यहाँ पे R हो तो यहाँ पे भी R हो, हमेशा नहीं देगा होगा। तो आपको जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/2 हो जाएगी। देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी R/2, देखो आर स्क्वायर है, आर से आर कैंसिल आउट, R/2 ही बचेगा कि नहीं। तो आर इक्विवेलेंट के ये दोनों पहले क्या करते हैं, ये जो मकड़ जाल फैला हुआ है दो बैटरी दो सेल्स का, इसको मैं कंबाइन करके एक सिंगल बना लेता हूँ जिससे चीज़ें आसान हो जाए। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करके कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है बताना। अब मैंने दो बैटरी की जगह सिंगल बैटरी कर दी, कर सकता हूँ भाई। इक्विवेलेंट इसका जो दोनों का असर होगा वो सिंगल का असर होगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस जो उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया आर इक्विवेलेंट। कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ इक्विवेलेंट लिख दिया, यहाँ आर इक्विवेलेंट लिख दिया, लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट की वैल्यू 1.5 ही है, आर इक्विवेलेंट की R/2 है। हमारा मेन एम क्या है, स्मॉल आर निकालना, ठीक ध्यान रखना मेरी बात। तो यहाँ पे 17 ओम है, यहाँ 17 ओम है। अब मुझे बताओ इस ये जो दो है ये भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही है पूरा, और ये बैटरी वाला मामला है, ये क्या है, ये पूरा बैटरी का खेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ये बैटरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लेकिन दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका नेट क्या हो जाएगा, इसको भी तो रिड्रॉ करना पड़ेगा सॉल्व करके। तो इन दोनों का ये दो तो क्या हो जाएगा 1/17 प्लस 1/17, इन दोनों का ये 1/R 1/R ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1/17 प्लस 1/17 हो जाएगा 2.17। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 17/2, ठीक है। 17/2 का मतलब क्या हुआ 8.5, 8.5 ही तो हो गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दे रहा हूँ 8.5 का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दे रहा हूँ। कर सकते हैं ना। अब सर्किट हमारे पास देखो कितना छोटा सा बन गया, अब तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। अच्छा हमारा मेन उद्देश्य है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अच्छा और क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो 1.4 वोल्ट है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, जब करंट विड्रॉ होने लगे, तो करंट तो विड्रॉ हो ही रहा है इससे, तो बैटरी से कनेक्ट करंट जब विड्रॉ होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है थोड़ा, उसी को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो V की वैल्यू पता है हमें, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4 वोल्ट, E की वैल्यू कितनी पता है हमें 1.5 वोल्ट, कैपिटल R की वैल्यू भी पता चलेगी 8.5 वोल्ट सॉरी ओम, और स्मॉल हमें वो पता करना है स्मॉल r की वैल्यू। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भैया फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। मान लेते हैं स्मॉल r डैश है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बहुत पहले डिराइव करवाया है। बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E और V के टर्म में बताना। सर EV माइनस E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ यानी कि ई इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा -1 इंटू आर। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू 1.5 है, पोटेंशियल की वैल्यू 1.4 है, -1 इंटू कैपिटल R 8.5। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ठीक है, यानी आर इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ, ये आर इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की ये वैल्यू हो जाएगी, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू।
क्या हो जाएगा भाई 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 8.5। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये आ रहा भैया तुम्हारा 0.6 ओम आ रहा है ना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने स्मॉल आर के टर्म में क्या निकाली थी, स्मॉल आर बाई 2, तो क्या हो जाएगा यानी कि 0.6 को इक्वेट कर दो स्मॉल आर बाई 2 से, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 1.2 ओम। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है।